जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि इंग्लिश का ऐसा कंटेंट आपके लिए लेकर आऊंगा कि इंग्लिश में आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए लेकर आए हूं। और ये वीडियो देखने के बाद निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि हमारे 5 से 6 नंबर इस टॉपिक के कंप्लीट हो चुके हैं। चाहे लेवल फर्स्ट हो, लेवल सेकंड हो, आपने लैंग्वेज को फर्स्ट लेवल या फर्स्ट में या फिर सेकंड में आपने अगर एज ए इंग्लिश को अगर आप सब्जेक्ट चुना है आपने, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में ना केवल हम बात करेंगे कि कितनी प्रकार से स्पीच साउंड्स होते हैं, उनको किस प्रकार से किसके नामों से जानते हैं, इनको सिर्फ समझेंगे नहीं बल्कि इस प्रकार से याद कर लेंगे कि एग्जाम में कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। तो मेरा इस टॉपिक को पढ़ाने का मेन मकसद यही है कि इस टॉपिक के प्रति जो सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर सबसे हार्ड टॉपिक जो हमें लगता है वो फोनेटिक्स है, इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न गलत होते हैं, तो किस प्रकार से मैंने अपने एग्जाम में इस प्रश्नों को काफी अच्छे तरीके से हल किया, कैसे मैंने इतने सारे मैटर को एक साथ समाहित करके उनको किस प्रकार से याद रखा, कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और अगर आपको पसंद आए तो अपने साथियों के साथ शेयर और वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही साथ साथियों, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में नेक्स्ट सेकंड पार्ट हमें बनाना चाहिए जिसमें हम बात करेंगे मोनोथॉर्म्स और डिप्थॉर्म्स की ट्रिक्स के बारे में कि किसी लेटर के आधार पर हम कैसे पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा मोनोथॉर्म्स या डिप्थॉर्म्स का यूज करना है हमें, तो उसका भी सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर आऊंगा। आप सभी कमेंट में जरूर बताना ये वीडियो आपको पसंद आए तो ही हम सेकंड पार्ट या फिर इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे इंग्लिश की, जहां पर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और भी डिस्कस करेंगे सेकंड और थर्ड यूनिट के ऊपर भी। तो चलिए आज का वीडियो अपना बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले अगर देखिए थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं, अगर आपको भी ये लेटर्स अगर ये वर्ड्स जो दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पूरा मैंने पहले पूरा कंटेंट को लिखा है उसके बाद ये वीडियो शूट कर रहा हूं, तो हो सकता है थोड़ा सा इस वर्डों को आप देखने में थोड़ा धुंधला अगर आपको नजर आए तो वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज फोनेटिक्स। फोनेटिक्स लिंग्विस्टिक यानी जो भाषा विज्ञान की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम अध्ययन करते हैं स्पीच साउंड्स का, सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पीच साउंड। यहां पर साथियों एक बात गौर करने लायक है, याद रखना यहां पर जब भी हम बात करते हैं साउंड्स की तो हमारे दिमाग में कुछ प्रश्न आते हैं कि सर साउंड्स का अध्ययन तो हम फिजिक्स में भी तो करते हैं, इसके अलावा हम एक फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसमें हम बात करते हैं कि किस प्रकार से ध्वनि का जो ट्रांसमिशन होता है, संचरण होता है, वो कैसे होता है, उसे हम कहते हैं अकाउस्टिक। इसके अलावा बायोलॉजी में भी हम बात करते हैं कि कानों द्वारा ध्वनियों को किस प्रकार सुना जाता है, किस प्रकार उसको रिसीव किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं ऑडिटरी। ठीक है, लेकिन यहां पर हम बात करते हैं फोनेटिक्स। फोनेटिक्स का मतलब क्या होता है? फोनेटिक्स से दो शब्दों से मिलकर बना है, फोन और आईसीएस, यानी एक विज्ञान एक ब्रांच है। ये ब्रांच एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बात करते हैं आर्टिकुलेटरी सिस्टम। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है हम ध्वनि को किस प्रकार से प्रोड्यूस करते हैं, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, हमने हिंदी में भी इसके बारे में पढ़ा है, पहला ही टॉपिक वर्ण विचार, उसमें हम बात करते हैं कि किस प्रकार से ध्वनियों का उच्चारण कैसे किया जाता है। तो ठीक वही है कि इसमें हम स्पेशली बात करते हैं कि किसी भी शब्द को किस प्रकार से सही रूप से उसको एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन उसका क्या होगा, कैसे उसको सही रूप से उच्चारित करते हैं, वही है फोनेटिक्स। इसमें अगर बात करें तो जो फोन होता है, फोन का मतलब साउंड होता है, और ब्रांच है जिसमें बात करते हैं आर्टिकुलेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं किसी भी, देखिए लिंग्विस्टिक क्या है। लिंग्विस्टिक फोनेटिक्स का एक सब हम कह सकते हैं इसकी बड़ी ब्रांच है, लिंग्विस्टिक की ही एक छोटी ब्रांच होती है अपना कौन, फोनेटिक्स। तो फोनेटिक्स जो होता है इसमें फोन का मतलब होता है, और फोन से याद रखना एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है किसी भी लैंग्वेज की वो होती है फोनिम। जैसे हम हिंदी में भी बात करते हैं कि हिंदी की सबसे अगर बात करें सबसे छोटी इकाई किसी भी भाषा की, लिखित रूप में हम वर्ण कर देते हैं और मौखिक रूप से बात करते हैं तो वो ध्वनि होती है। तो ठीक वही ध्वनि यहाँ पर फोनिम के नाम से जानी जाती है, इंग्लिश में इसे फोनिम कहते हैं। ठीक है ना। और आगे अगर बात करें इंपॉर्टेंट, अब देखिए इंग्लिश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट है। मोस्टली हम इसको 26 बोलते हैं, लेकिन साथियों अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला होती है। इंग्लिश की एक ही वर्णमाला है, हर शब्द को एक ही तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, तो इसलिए याद रखना इंग्लिश में एक ही अल्फाबेट है और उसमें लेटर्स की संख्या कितनी होती है, 26 होती है। और उन 26 लेटर में हमें सिंपल छोटे क्लासों से पढ़ाया गया है कि 5 वोवल होते हैं और इसके अलावा 21 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। ठीक है ना, ए ई आई ओ यू जो वोवल्स है और बाकी सभी बच गए वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं, सॉरी साउंड नहीं, लेटर्स होते हैं। तो लेटर्स की संख्या 26। अब देखिए बात करते हैं कि इंग्लिश में एक सबसे पेचीदा मामला क्या होता है। हिंदी की तरह ये इतना थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि हम हिंदी में तो जिस प्रकार से शब्दों को लिखते हैं उसी प्रकार से उच्चारित कर देते हैं, क्योंकि उसमें 52 और 52 बराबर है कुल, अगर वर्णों की बात करें ध्वनि भी कुल इसी प्रकार से निकलती है। लेकिन इंग्लिश में जब बात करते हैं तो यहाँ पे लेटर्स की संख्या कम है जबकि इसको उच्चारित होने वाली ध्वनियों की संख्या ज्यादा है। इसलिए कई बार क्या होता है कि एक ही लेटर के द्वारा एक से अधिक ध्वनियों का उच्चारण होता है, और यही दिक्कत आती है सबसे बड़ी किसी भी व्यक्ति को जो सही से प्रोनाउंसिएशन करने में हमें दिक्कत आती है सबसे ज्यादा। देखिए शब्दों का हमारा कल्चर भी ऐसा ही, हमारे जो इंडिया के अंदर बात करें तो हम ज्यादातर वर्ड को गलत तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं उनका। इसी कारण से हमारा कभी इस पर्सन सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है कि जैसे हम अगर इन शब्दों को सही उच्चारण करें तो लोग हमें कहेंगे कि इसको सही से उच्चारित करना भी नहीं आता।
ठीक है। जैसे कॉलेज को हम कॉलेज बोलते हैं लेकिन वो कॉलेज होता है। नाउ नव, इस प्रकार से जो हम डे बोलते हैं वो डई, यानी बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिनको हम गलत प्रोनाउंसिएशन खुद कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम कॉमन सेंस के द्वारा एक दूसरे की बातों को समझ पाते हैं, तो कभी हमें जरूरत नहीं पड़ी इसको सही करने की। लेकिन फिर भी आज हम कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा हो सके इन चीजों को बेसिक जानने की कोशिश करें, ताकि एग्जाम में हमारे नंबर आ जाए। एक दिन में अंग्रेज तो नहीं बना जा सकता, आप भी समझ सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए 5 से 6 नंबर बनाने में काफी ज्यादा सहायक साबित होगी। तो चलिए बात करते हैं कि इंग्लिश के अंदर टोटल स्पीच साउंड्स की संख्या होती है 44। उस 44 को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और याद रखना, जो स्पीच साउंड्स होते हैं उनको अगर लिखित रूप में हम जब सिंबल के रूप में दर्शाते हैं, तो ये एक आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट नाम है IPA, इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन नाम की एक ब्रांच थी जिसने IPA बनाया, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। IPA का पूरा नाम पूछा जाए तो प्राथमिकता हम देंगे इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट को। अगर अल्फाबेट वाला ऑप्शन ना हो तब एसोसिएशन कर सकते हैं, लेकिन दोनों होने पर भी हम अल्फाबेट को चुनेंगे। नेक्स्ट है, इससे जितने भी हमने ब्रिटिश या अमेरिका से जितने भी जो ध्वनियां आई है उनको किस प्रकार से हमने रिसीव कर लिया है। तो RP शब्द का मतलब आपको याद रखना है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। RP की फुल फॉर्म और IPA की फुल फॉर्म बाई चांस अगर आपसे पूछ ले तो सिंपल आपको याद रखना है। हालांकि इस टाइप के प्रश्न आज तक बहुत ही कम देखने को मिले हैं अपने टेट या रीट वगैरह के एग्जाम में जितने भी हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से आते हैं इनके क्लासिफिकेशन से, चाहे वो बात करें कॉन्सोनेंट साउंड से या फिर बात करें वोवल साउंड्स के। इनके जो क्लासिफिकेशन उनकी संख्याओं के बारे में पूछ लेते हैं, या इनके अंदर से पूछ लिया जाता है कि कौन सा फ्रिकेटिव है। जैसे रीट में अभी फिलहाल ही प्रश्न आया था कौन सा एक फ्रिकेटिव नहीं है, इस टाइप का प्रश्न। और साथ में इस प्रकार के सेमी वोवल कौन से होते हैं, लेटरल कौन सा, तो डिटेल से हम बात करेंगे। और निश्चित रूप से ट्रिक्स के माध्यम से आपको हर एक 44 के 44 जितने भी स्पीच साउंड्स है एक एक आपको याद होंगे। तो चलिए बात करते हैं, जो 44 स्पीच साउंड्स होते हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला अगर बात करें तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वोवल साउंड्स। वोवल साउंड्स या स्वर ध्वनियां हम उन्हें कहते हैं जिसको उच्चारित करते समय हमें किसी भी प्रकार का ना तो कोई फ्रिक्शन होता है, ना कोई घर्षण महसूस होता है, और ना ही किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न होती है, अब्स्ट्रैक्शन उत्पन्न नहीं होता। ये अब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, अब्स्ट्रैक्शन होता है ना कि ऑब्स्ट्रैक्शन। तो ये अब्स्ट्रैक्शन यानी किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, ना ही हमारे मुख से जो ध्वनि जो वायु अपने वायु प्राण जो हम कहते हैं वायु प्राणी जो हवा है वो सीधे ही मुख विवर से बाहर निकल आती। किसी भी प्रकार का कोई भी फ्रिक्शन या किसी भी प्रकार का कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो तो उसे हम स्वर ध्वनियां कहते हैं। ये कोशिश करता हूं साथियों मैं आपको अपनी हिंदी के अकॉर्डिंग बता सकूं, क्योंकि हिंदी में अपने वर्ण विचारों को इंग्लिश के बजाय काफी अच्छे से समझा होगा। हमारा सिर्फ मीडियम अलग है, बाकी जिसने वर्ण विचार का टॉपिक जिसको अच्छे से आता है हिंदी का, उसके लिए फोनेटिक्स टॉपिक काफी आसान हो जाता है। जैसे एग्जाम में अपने वेलर वाला प्रश्न आया था, अब मुझे वेलर का इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन मुझे हिंदी में वो जो पहली लाइन होती है, देखिए कैच एट एट ये जो 5 स्पर्श जो व्यंजन होते हैं उनकी जो प्रथम जो ग्रुप वाले हैं उनमें हम कैच एट एट जो बात करते हैं शुरुआत में जितने भी जो ग्रुप होते हैं उनसे मुझे याद था कि कै वाली जो लाइन है वो सारी की सारी वेलर में आती है। तो उसके आधार पर हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कंठ से बोली जाती है तो कंठ से किस प्रकार से ध्वनि उच्चारित होगी। चलिए डिटेल से आगे बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं वोवल साउंड है, इनको भी फिर आगे जाके जो टोटल संख्या 44 में से इनको बांट दिया गया है 2 भागों में। तो यानी 20 जो होते हैं वो तो होते हैं वोवल साउंड्स, और साथ में 24 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। जिस प्रकार से लेटर्स में भी कॉन्सोनेंट की संख्या ज्यादा है उसी प्रकार से यहां भी इनकी संख्या ज्यादा है, थोड़ा सा ये याद रखना है अपने को बस। आगे बात करते हैं इन 20 जो होते हैं वोवल साउंड उनको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो वो जो सिंगल होते हैं या जो प्योर होते हैं, इनको किसी और की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और एक वो होते हैं जो 2 प्योर वोवल्स या 2 सिंगल वोवल्स मिलकर जब ग्लाइड्स के रूप में यानी एक साथ आ जाते हैं, जिन्हें मिक्स वोवल, ठीक है, या इसे ग्लाइड्स के नाम से या इम्प्योर भी कहते हैं क्योंकि मिश्रित हो चुके होते हैं। इसके अलावा इनको एक अलग नाम से जानते हैं कॉन्टोइड्स, और ये होते हैं वोकोइड्स। याद रखना, वोवल से वोकोइड्स याद रख लेना, या फिर कॉन्टोइड यानी ये 2 जनों का कॉन्ट्रास्ट है, 2 जनों का मिला जुला रूप होता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि इनको किन किन नामों से जाना जाता है। अब मोनोथोम्स की संख्या होती है वो होती है 12 यानी 12, और डिप्थोम्स की संख्या होती है अपने 8। साथियों पूरा मैटर एक ही जगह इंक्लूड करने की कोशिश करिए, अच्छे से इस चीजों को अंदर से हम डिटेल से बात करेंगे किस प्रकार से हम इनको याद रख सकते हैं। जो 12 होते हैं और कुछ होते हैं अपने ये डिप्थोंग्स जो होते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत इनको याद करने में आती है। आप इनको भी याद कर लोगे, इनको भी, इसलिए मैंने इनकी आपकी एक ट्रिक लिखी है जो आपको डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जो 12 जो होते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं साथियों जो मोनोथोंग्स है, मोनोथोंग्स की संख्या अपने सामने 12 है। 12 को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक शॉर्ट वोवल एक लॉन्ग वोवल। शॉर्ट का मतलब है जिनको थोड़ा सा, यानी हम बात करते हैं समय के आधार पर कि जिनको बोलते समय थोड़ी सी हमें समय लगता है वो होते हैं शॉर्ट वोवल्स, ठीक है, और जिनको ज्यादा समय लगता है वो होते हैं लॉन्ग वोवल्स। ट्रिक एक ऐसी है जिस भी आपको वोवल्स के अंदर, वोवल्स साउंड्स के अंदर आपको 2 ये विसर्ग वाला शब्द, विसर्ग वाला मिल जाएगा। अगर ये विसर्ग मिल जाए, जैसे विसर्ग देखिए किन किन में आपको मिलता है, 3 के आगे अगर ये विसर्ग मिलता है इस प्रकार से तो इसे कहते हैं अर। जैसे हम कोई भी शब्द का उच्चारण करते हैं, जैसे बर्ड, अब बर्ड में जो अर शब्द आ रहा है अर, वो शब्द कौन सा है, वो ये अर वाला, ये ध्वनि है वो। तो ये एक प्रकार का कैसा है, लॉन्ग है। आपको इसके अलावा जितने भी है जो बड़ी ई होती है ये इस प्रकार से,
ठीक है ना, जैसे शीट, एक होता है शिट, एक होता है शीट, ठीक है ना। तो वहां पर जब बड़ी ई की मात्रा यूज ले रहे हैं, जहां पर एक सिंपल सी ट्रिक यही है कि आपको दो विसर्ग वाले, ये देखो जिसमें भी मिलते हैं वो 3 के आगे हो, आई के आगे हो, ठीक है, यू के आगे हो और या ओ के आगे हो, ये 4 तो ये हो गए। इसके अलावा एक और अपना बच गया, कौन सा, ए के, यानी आ की आवाज, अर की आवाज, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और ठीक है ना, इसके अलावा अगर बात करें तो एक हो गया अपना औ। ये जो 4 ध्वनियां हैं जिसके आगे विसर्ग लगे हुए हैं वो लॉन्ग है, अपने लॉन्ग वोवल्स होते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें शॉर्ट वोवल्स, इसके अलावा जो देखिए टोटल 12 होते हैं, तो 12 में से 5 गए तो कितने बच गए, 7। उन 7 में देखिए हिंदी में और अपनी अंग्रेजी में इतना ही फर्क है। हिंदी में हम एक तो देखो ए आ जितने भी बोलते हैं उसमें एक तो री का उपयोग करते हैं, वो इसमें नहीं है। इसके अलावा हिंदी में ए सिर्फ एक बार आता है। इसमें ए भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो अपना सिंपल ये है जिसमें आधा ही ए चलता है, जैसे शब्द बोलते हैं कप, कप, ठीक है, कम। ये जो एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको, कहीं भी ध्वनि जैसे सी यू पी है, आपको यू मिल जाए या सी ओ एम ई, ये कुछ मैं आपको ऐसे अगली वीडियो में ट्रिक बताऊंगा ऐसे कि ये सब आपको ये लेटर कहीं भी मिल जाए तो आप इनकी पहचान कर सकते हैं। जैसे कप है, कप, तो इसमें हम जब यूज लेंगे तो इसका यूज लेंगे हम, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें कम, कम में हम यूज लेंगे कौन सा, ये ए वाला यूज लेंगे। तो ये बहुत ही छोटी सी एक ध्वनि होती है, काफी मतलब थोड़े से समय में इसको बोल देते हैं। इसके अलावा दूसरा ए होता है, वो पूरा ए होता है, ये पूरा ए होता है। जैसे अगर एब्स्ट्रैक्शन, अभी जो हमने शब्द बोला था एब्स्ट्रैक्शन, ये एब्स्ट्रैक्शन, ये ए में इस ए का उपयोग करेंगे। पूरा ए बोलते हैं तो उसमें इस ए का उपयोग करते हैं। और तीसरा जो ए होता है उसे ए ना बोल के हम अर बोल सकते हैं, अर, रे का आधा साउंड आता है उसमें। इसमें जैसे बर्ड, गर्ल, ये जो अर शब्द आता है, ये शब्द जहां भी आए तो उसमें हमें किसका उपयोग करते हैं, वो 3 के आगे अगर ये विसर्ग का निशान लगा हुआ हो तो इसे हम कहते हैं तीसरा ए। हिंदी में एक ही होता है लेकिन यहां पर 3 होते हैं, इसलिए हिंदी में अगर बात करें तो टोटल 11 स्वर होते हैं। अगर री को हटा दे तो 10 बचे। और इसके अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर स्पेशल अगर बात करें तो इनकी संख्या अधिक है, बस ए 3 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इनकी संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई, ठीक है। बस इतना ही अंतर है, बाकी हिंदी के जैसे है। अगर इनका और क्लासिफिकेशन करें हिंदी के अकॉर्डिंग अगर बात करें, हिंदी में भी देखो अगर हम बात करते हैं जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर कि जीव का किस प्रकार से उपयोग करते हैं, तो अगर का मतलब होता है आगे, फ्रंट में हम यूज लेते हैं ई ए आई का, ठीक है ना। जो अपना अगर इंग्लिश में बात करें तो ई कौन सा होता है, ये ई, फिर बड़ा ई, ठीक है, और ए के अलावा ये ए और आई के अंदर उपयोग करते हैं इस प्रकार से हम आई। ये ई ए आई जो है इन्हें हम कहते हैं फ्रंट वोवल्स। इसके अलावा अगर हिंदी में भी यही होता है ई ए आई। और अगर हिंदी में अगर बात करें मध्य स्वर कौन से होते हैं, मध्य जो सेंटर के अंदर होते हैं, तो हिंदी में एक ही होता है सिर्फ ए। हिंदी में एक ए होता है लेकिन इंग्लिश के अंदर ए 3 टाइप के होते हैं, तो इसलिए याद रखना सेंट्रल कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। फ्रंट में कितने होते हैं, 4 होते हैं, फ्रंट में होते हैं अपने 4, और बच गए वो 5, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, बैक वोवल्स कहलाते हैं। अब मैं मानता हूं कई टीचरों ने आपको इसमें 7 लिख रखा होगा, 2 लिख रहा होगा, लेकिन हिंदी के अकॉर्डिंग मैंने जहां भी इसकी रिसर्च की है मुझे यही मैटर मिला है, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक मैटर मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से उनके उच्चारण के आधार पर इनको बांटा गया है कि जीव की क्रियाशीलता के आधार पर भी वोवल्स कितने टाइप के हो सकते हैं। ये जीव की क्रियाशीलता के आधार पर है, और ये सामान्यतः उच्चारण के आधार पर है कि किस में कितना समय लगता है, उसके आधार पर शॉर्ट और लॉन्ग वोवल बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात करें यहां पर, चलिए ये साउंड्स के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं डिप्थोंग्स। अब डिप्थोंग्स को जो आप याद रखोगे उसकी एक ट्रिक सुनो, शानदार सी ट्रिक है साथियों। हम अक्सर बहुत से ऐसे शिक्षण वीडियो में रूल पढ़ते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में बिल्कुल यूज नहीं लेते, जो हमारी एजुकेशन को काफी आसान बना सकता है अपने अधिगम को। जैसे हम बात करते हैं नियम से उदाहरण की ओर चलना चाहिए, उदाहरण से नियम की ओर। हम मोस्टली नियम से उदाहरण ही चलते हैं आज भी, लेकिन उदाहरण से नियम चलने पर कई चीजें बिल्कुल आसान तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि साथियों ये जितने भी अपने डिप्थोंग्स है उनको आप डायरेक्ट रटने की कोशिश करोगे, उ है, अव है, ये बहुत ज्यादा ऐसे है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा होता है कौन सा नहीं होता। इसलिए मैंने एक शानदार सी इसकी ट्रिक बनाई है। इन सभी से मैंने कुछ एग्जांपल उठाए हैं, उन एग्जांपल्स के आधार पर एक ऐसी लाइन बनाने की कोशिश की, एक ऐसा सेंटेंस बनाने की कोशिश की जिससे आपको सारे के सारे जो 8 के 8 डिप्थोंग्स है वो याद हो जाएंगे। ट्रिक कुछ इस प्रकार से है कि कोई एक गरीब बच्चा है, एक पुअर, यहां पर थोड़ा सा इसको जूम करके मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। एक गरीब बच्चा है, पुअर बॉय है, जिसको काफी ज्यादा लेट हो चुकी है, उसको लेट समय यानी समय काफी लेट हो चुका है, उसको घर पे जाना चाहिए, उसको लेट हो चुकी है टाइम, अब उसको काफी लेट हो चुकी है, इसलिए उसको हम कह रहे हैं कि आप जाओ यहां से, अदरवाइज आपको क्या लगेगा, फियर यानी डर लगेगा, तो अपना ध्यान रखो। तो पूरी ट्रिक इस प्रकार से है कि कोई एक गरीब एक पुअर बॉय है जिसको नाउ इट्स लेट टाइम, हम कह सकते हैं अब लेट समय, आपका समय बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, इसलिए आप यहां से जाइए, गो, इसको हम नॉर्मल भाषा में गो बोलते हैं लेकिन गौ होता है, ठीक है ना, गौ। डिटेल से इसी में भी बात करेंगे, फिलहाल समझिए एक गरीब बच्चा है, उसको हमने कहा कि अब लेट समय हो चुका है और आपको अब जाना चाहिए, गो, अपना ध्यान रखो,
अदरवाइज आपको यहां पर रहोगे तो आपको डर लगेगा क्योंकि लेट हो गया, काफी रात हो चुकी है, लेट हो चुकी है। तो ये 8 आपको वर्ड अगर याद हैं तो उदाहरण से नियम की ओर चले तो आपको सभी के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे बात करते हैं, अब अच्छे से इसका प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो, हम इसको पुअर बोलते हैं, पुअर, लेकिन अगर इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो जो शब्द अगर देखिए आपके एग्जाम में प्रश्न किस टाइप से आता है, आपको देखिए लास्ट टाइम तो क्या हुआ, पूरा ट्रांसक्रिप्शन पे ही प्रश्न आ गए, लेकिन आपको थोड़ा बहुत अगर इनके सिंबल्स का अगर अच्छे से नॉलेज है तो 4 ऑप्शन देके आप आसानी से इनको पहचान कर सकते हैं, गलत को छांट कर भी आप इजीली एक सही वर्ड तक पहुंच सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार डबल ओ यदि आ रहा है, डबल ओ आ रहा है, ध्वनि निकल रही है, पू है, ऊ है, ऊ है, देखो आर अंत में आता है तो उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हम इसमें, ठीक है। अमेरिकन में यूज करते हैं, लेकिन ब्रिटिश के अंदर अगर उसका रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है उसमें आर का उच्चारण हम नहीं करते हैं। अगर उसके बाद वोवल होता है तो बीच में अगर हो तो वो बात अलग है, अदरवाइज आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते। तो इसका जो इस प्रकार से जो पे, ठीक है, ऊ, पे, ऊ और ए, ठीक है, ये इस प्रकार की एक, और इस लाइन को हम स्लेंट लाइन कहते हैं, याद रखना, जो साइड तिरछी लाइन से हम इसको जो प्रोनाउंसिएशन को हम सिंबल्स के रूप में लिखते हैं और उसके साथ में जो लाइन से लिख रहे हैं इसे स्लेंट लाइन कहते हैं। अब आगे सुनना इस बात को, देखो पुअर, ऊ और ए, ऊ ए, तो पुअर में जो हमने ध्वनि निकाली वो कौन सी थी, ऊ ए। ये जितने भी 8 वर्ड आपने बोले हैं उनको सही से प्रोनाउंसिएशन करके उनका एक बार आप ये लिख लीजिए। उसके बाद देखिए मैं आपको बता दूं, फोनेटिक्स ऐसा टॉपिक है जहां पर चीजों को समझ के हम जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही परफेक्ट होंगे, क्योंकि देखिए दुनिया भर में इतने सारे वर्ड है, किसी को भी 100% ये नहीं कह सकता कोई कि मुझे हर वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन पता है, गलती सबसे होती है। लेकिन हमें सिर्फ अपने एग्जाम लेवल पर ही इसकी तैयारी करनी है, ज्यादा अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। और थोड़ा बहुत अगर होगा तो हो जाएगा। अब नेक्स्ट सुनो, बॉय, हम नॉर्मल इसको बोलते हैं बॉय, लेकिन ये होता है बॉय, ओ ई, इसमें साउंड आता है ओ ई का। तो आपको सिर्फ इस ट्रिक्स के माध्यम से ये चीजें पता होनी चाहिए, इनका सही प्रोनाउंसिएशन आप एक बार प्रैक्टिस करके आप पता लगाइए कि पुअर, ठीक है, बॉय। अब बात करते हैं लेट, ए ई, मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊंगा उसमें मैं आपकी इसकी ट्रिक बताऊंगा आपको कि ये जो शब्द आ रहे हैं बीच में डबल ओ ए ई, ठीक है, आई ई ओ, ये इस प्रकार के आप किस प्रकार से इन लेटर्स को देखकर पहचान कर सकते हैं कि कौन सा डिप्थोंग यूज होगा। आज सिर्फ ट्रिक्स बताई है डिप्थोंग से याद करने की, कल हम बात करेंगे डिप्थोंग्स के जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो किस प्रकार से पहचान कर सकते हैं। आई होप आपको ट्रिक्स के माध्यम से 8 याद हो चुके होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दिक्कत यहां पर आ सकती है, देखो एक तो है यहां पर आई, देखो आउ और औ। अब आपको लिखने में आप देखो दोनों को जो लिखते हैं एक तो ये होता है और एक इस प्रकार से लिखकर अगर थोड़ा सा निशान नीचे की ओर हो, एक्स्ट्रा अगर ये निशान आपको दिखाई दे रहा है, इसे आ की ध्वनि बोलते हैं और नॉर्मल ये होती है ए की ध्वनि। थोड़ा सा नॉर्मल आ का यूज करते हैं तो इसका उपयोग करते हैं हम, लेकिन जब डिप्थोंग्स की बात आती है तो इस आ को हम इस प्रकार से लिखने की कोशिश करते हैं, हल्का सा नीचे होता है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये काफी गलती हो सकती है। औ जैसे नाउ और गऊ, ये सुनने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन आउ और एक में आ रहा है एऊ, तो ये जितना हम बोलने की कोशिश करेंगे ये उतना ही सही होगा अपना, ठीक है। साथियों वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन ये वीडियो पूरा निचोड़ है अपने फोनेटिक्स का, जहां पर मैं कोशिश कर रहा हूं आपको सिंपल तरीके से सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकूं। आई होप आपको जरूर पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एक बार। तो चलिए साथियों आगे बात करते हैं। इसके अलावा देखिए और समझाने वाली बात, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आता है वो आता है अपने कॉन्सोनेंट साउंड से। कॉन्सोनेंट जितने भी साउंड होते हैं उनको हम 24, अब देखिए साथियों इनको हम डायरेक्ट अगर 24 को आप वैसे लिखने की कोशिश करोगे तो आपको हो सकता है 24 याद ना हो। एक ट्रिक सुनिए मेरी। सबसे पहले हम बात करते हैं अफ्रीकेट्स। अफ्रीकेट्स की संख्या होती है 2। इनको याद कैसे रखेंगे कि दो व्यक्तियों को अफ्रीका जाना था, अफ्रीका जाने से पहले उन्हें कोरोना की जांच करवानी जरूरी थी, तो जांच शब्द से याद रखना जय और चय। यहां पर देखो जांच से याद रखना, अफ्रीका में जाने से पहले उनको क्या करवानी जरूरी थी, जांच। इसके अलावा एक बात और याद रखना, थोड़ा सा अगर डिटेल में प्रश्न बने तो आपसे पूछा जा सकता है, जिसे लास्ट टाइम वेलर का आया था। एफ्रिकेट्स का उच्चारण करते समय हमारा जो अपनी जो आर्टिकुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनमें किस प्रकार के हम साउंड प्रोड्यूस होता है, तो याद रखना इसमें क्या होता है कि जो जितना भी अपनी जो साउंड जब अपनी एयर होती है, एयर का कंप्रेशन होता है अपने लंग्स के अंदर, माउथ का कंप्लीट क्लोजर होता है, मुंह को पूरी रूप से बंद रखा जाता है, और साथ ही साथ स्लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, बाकी और चीजें कॉमन होगी सभी में, लेकिन एयर को स्लो रिलीज करते हैं। हम बोलते हैं जब च और जय, हम इसको धीरे से बोलते हैं, ना मतलब इसका स्लो, हवा जो निकलती है वो स्लोली निकलती है। इसके अलावा जैसे हम बात करें बै, इसमें अचानक तेजी के साथ हवा निकलती है। तो याद रखना एफ्रिकेटिव्स के अंदर स्लो एयर रिलीज होता है, बाकी सेम प्रोसेस है, क्लोज मुंह, अपना मुंह पूरा बंद होता है और हेयर को अंदर कंप्रेस किया जाता है। इसके 2 एग्जांपल है, अफ्रीका में जाने से पहले आपको जांच करवानी है तो जय, और इसके अलावा चय। अब इनका सबसे इंपॉर्टेंट बात एक याद रखना आपको, इनका जो लिखने का तरीका है,
याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत से ऐसे अपने सिंबल्स हैं जिनको हम नॉर्मल इंग्लिश में जैसे यूज लेते हैं वैसे नहीं लिखते, एग्जाम में ज्यादातर ऐसे ही ऑप्शन आते हैं। जैसे च को इस प्रकार से टी के साथ इस प्रकार से ये आप इसका शब्दों का एस जो हम है उसका यूज लेते हैं। इसके अलावा जय जो है, देखो अब एक बात और बता दूं, जय भी 3 टाइप के होते हैं। एक तो ये सिंपल, ये डी के बाद 3 लिख रहे हो तो इसको भी हम जय बोलते हैं, लेकिन इसका उच्चारण कब किया जाता है, जब आपको किसी भी वर्ड के अंदर कौन से लेटर मिले, अगर आपको जे या जी मिले, जैसे शब्द है जज, तो जज जब लिखते हैं तो जे वाला और जी वाला दोनों में ही हम D3 का उपयोग करते हैं। तो जज का जो निकलेगा वो ट्रांसक्रिप्शन इस प्रकार से होगा, ये लिखकर जज, ठीक है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया जज। तो जज में ये सिंपल इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, यानी दोनों ही जे हो या जी हो उसका उच्चारण जब हम करते हैं तो इसमें D3 का जो सिंबल यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं जेड सिंबल का हम उपयोग उस समय करेंगे जब लेटर में हमें एस या जेड मिले। किसी भी स्पेलिंग में, किसी भी वर्ड में हमें एस या जेड मिले तो उस समय हम जब फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो उसमें उस जय की ध्वनि को हम जेड से प्रेजेंट करते हैं। और तीसरा होता है सिर्फ 3 से प्रेजेंट करना। सिर्फ 3 यानी जो ये लेटर लिखा जाता है, ये सिंबल जो लिखा जाता है, सॉरी, इस सिंबल का उपयोग किया जाता है जब आए सज की ध्वनि, जैसे मेजर, प्लीजर, सज यानी एक शब्द आएगा सज, इस प्रकार से सज, प्लीजर, मेजर, तो ये जो सज शब्द आ रहा है उसमें हम 3 का उपयोग करेंगे। एस और जेड आए तो जेड का उपयोग करेंगे, और जय और जी आए तब हम D3 का उपयोग करेंगे। तो ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आपके, ठीक है ना, इसके आदि हो चुके हो, अगर आपको सिंपली समझ में आ जाए। तो पहला है अफ्रीकेटिव, जो 2 टाइप के होते हैं। अफ्रीका में जाने से पहले आपने जांच करवाई है कोरोना की, तो जांच से याद रखना जय और चय। नेक्स्ट है नेजल्स, नेजल यानी नोज, नोज यानी नाक से। अब देखिए जो कोरोना की जांच कराते हैं तो नाक से सैंपल लिया डॉक्टर ने, 2 व्यक्ति जा रहे थे तो तीसरा एक डॉक्टर हो गया, तो 3 से याद रखना, या नाक की 3 लेयर से, देखो 1 लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर, नाक की 3 लेयर से आप याद रखना नेजल्स 3 होते हैं। और वो कौन से होते हैं, नाक से ध्वनि उत्पन्न करते हैं कौन सी, जो पंचम वर्ण होते हैं। जैसे हिंदी में हम बात करते हैं पंचम वर्ण की, जिसमें हम बात करते हैं मोस्टली, देखो इसमें बहुत से वर्ड तो हिंदी वाले होते ही नहीं क्योंकि उसमें तो 52 है, इसमें मात्र 44 ही है। तो याद रखना, एक तो होता है मैं, एक होता है न, और एक जो ये अंग वाली साउंड देता है इंग, किंग, ठीक है, पिंग, ये इंग वाली जो साउंड आती है, ये जो एन को थोड़ा सा नीचे खींचकर हम लिखते हैं इसे कहते हैं इंग। मैं, न और अंग, मनंग शब्द से याद रखना मनंग, ठीक है। या मैंने अंग की जांच करवाई है, कौन से अंग की, नाक की मैंने जांच कराई, मन अंग, तो मैंने अंग की जांच कराई है, तो मैं, ने, अंग, इसे इस प्रकार से आप तीनों को याद रख सकते हो। तो नेजल्स की संख्या 3 होती है, एफ्रिकेटिव्स की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अप्रोक्सीमेंट्स। अप्रोक्सीमेट्स हम सिंपल भाषा में कहते हैं ना, ये चीज अप्रोक्सीमेट है, मतलब लगभग का मतलब क्या होता है, मतलब अगर कोई भी वर्ण या कोई भी साउंड लगभग कॉन्सोनेंट हो, यानी वो आधा स्वर सा लगे और आधा हमें व्यंजन सा लगे, तो उसको हम अप्रोक्सीमेंट्स बोल सकते हैं। जैसे अगर बात करें, इसमें 4 आते हैं हम हिंदी में, जिस प्रकार से जो बोलते हैं अपना जो अंतस्थ होते हैं, अंतस्थ वर्ण, य, र, ल, व, वही चारों के चारों इसमें आते हैं। बस व में याद रखना, व भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ये सिंपल व होता है और एक ये डब्ल्यू वाला होता है। जिस भी ध्वनि के, जिस भी वर्ड में सिर्फ व से आए, व से व का साउंड आ रहा है, इस वी से व का साउंड आ रहा है, तो वहां पर हम वी का यूज करेंगे। व के अलावा और जैसे मान लीजिए शब्द है ONE1, इसमें भी व आ रहा है, O, W या किसी वी के अलावा, देखिए वी के अलावा अन्य किसी भी साउंड से व की ध्वनि उत्पन्न हुई तो डब्ल्यू का उपयोग करेंगे हम। वी अगर आए तो ही वी का उपयोग करना है, अदरवाइज व का साउंड यदि आता है तो वी का उपयोग ना करके डब्ल्यू का उपयोग किया जाता है, चाहे वो डब्ल्यू से हो या ओ से हो। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। जिस प्रकार जय में 3 टाइप के साउंड होते हैं, उसी प्रकार व में 2 टाइप के साउंड होते हैं। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है, अप्रोक्सीमेट्स में डब्ल्यू वाला यूज होता है, वी वाला उपयोग नहीं होता। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जो ऊपर मैंने लिख भी रखी है, ठीक है। ये बात इस प्रकार से है कि यह और वह जो होते हैं, यह को एक बात बता देता हूं, देखिए इसको आपने हमने बात की थी जय को 3 तरीके से लिखते हैं, लेकिन ये जो सिंपल जय होता है ना, ये तो जय का साउंड ही नहीं देता, ये देता है य का साउंड, य का साउंड देता है। जो जय को जिस प्रकार से लिखते हैं, जैसे हम शब्द लिखा है यस, अब यस को हम लिखेंगे जेस, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है ये जेस। तो यस को यहां पर जय बोलते हैं, लेकिन ये शब्द तो यस ही है, लेकिन य को जय से प्रेजेंट किया जाता है। और इसके अलावा जो डब्ल्यू है, य और डब्ल्यू जो है ना, इस दोनों को हम कहते हैं सेमी वोवल्स। जिस प्रकार हिंदी में भी इनको अर्धस्वर कहते हैं, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में भी इनको अर्धस्वर के नाम से जानते हैं। एल जो होता है इसे लेटरल कहते हैं, लेटरल का मतलब होता है पार्श्व, जैसे हिंदी में इसको द्विपार्श्वी बोलते हैं। लेट एल शब्द जब हम एल बोलते हैं ना, ल बोलते समय हमारी जो जीभ होती है वो ऊपर अपने जो हार्ड प्लेट होता है उसको टच करती है, और साउंड जो एयर होती है वो दोनों साइड से निकलती है, पार्श्व साइड से, लेटरल साइड से, इसलिए एल को लेटरल साउंड कहते हैं। आर जो होता है इसे फ्रिक्शनलेस कॉन्सोनेंट कहते हैं। आर को हिंदी में वैसे इसको ऊपर कंपित, ठीक है ना, तांडन जात बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ध्वनि जो ऊपर नीचे जीभ का टकराव होता है, इसलिए आर को हम फ्रिक्शनलेस कॉन्सोनेंट भी कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो एग्जाम में बाई चांस अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखना है, खास करके सेमी वोवल वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
है। आगे देखिए बात करते हैं अप्रोक्सीमेट्स हो गए हैं अपने चार अप्रोक्सीमेट। लगभग शब्द को हिंदी में लिखते हैं तो उसमें 4 लेटर्स का हम 4 वर्णों का उपयोग करते हैं, लग और भग। तो याद रखना 4 इसके अंदर होते हैं। नेजल्स में 3 होते हैं, नाक की 3 लेयर्स। या मैंने अंग की जांच कराई उसे याद रखना ना। और अप्रोक्सीमेट्स ये रह लग होते हैं जो लगभग किसकी तरह स्वर और वर्ण की तरह या व्यंजन की तरह व्यवहार करते हैं। अब है सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आज तक पूछे गए हैं, वो है अपने प्लोजिव और फ्रिकेटिव्स। देखिए प्लोजिव शब्द को एक्सप्लोजिव से याद रखना। एक्सप्लोजिव मतलब जो धमाका करने में यूज लिया जाता है, एक्सप्लोजिव। जिस प्रकार से जो लोग पबजी वगैरह खेलते हैं तो वो क्या करते हैं, नेट्स वगैरह डालना या बंदूकों का गन्स का उपयोग लेना। तो ये एक्सप्लोजिव यूज हम कैसे, यानी जो ये होते हैं ना, जितने भी बैटल ग्राउंड वाले गेम होते हैं उनमें हम एक्सप्लोजिव का यूज करते हैं। तो इसी से एक ट्रिक याद रखना कि कोई बच्चा ज्यादा कौन सा गेम खेलता है, पबजी खेलता है, पबजी खेलता है तो उसे हम सलाह देते हैं कि पबजी को काट दो, अदरवाइज आप क्या हो जाओगे, अपना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो। तो पबजी को काट दो। इसमें जो एक्सप्लोजिव वगैरह माइंड को क्या करते हैं, ये वॉश करने की कोशिश करते हैं। रात दिन एक दिनों क्या रात दिन टेंशन रहती है, हर चीज धमाका वगैरह कोई आ गया, मतलब इस प्रकार की जो चीजें हैं। तो इसमें एक ट्रिक है सिंपल सी, पबजी को काट दो, जी काट दो। तो पबजी को काट दो, यानी इसमें प्लोजिव जो होते हैं वो 6 होते हैं। और 6 आप याद कैसे रखोगे, देखो पी आप लिख रहे हो तो इसमें पी भी यूज कर रहे हैं। पै को अगर नीचे इस प्रकार से अगर उल्टा करिए, फिर हम इसको नीचे करके देखेंगे तो ये इस प्रकार से दिखाई देगा 6 की तरह, ठीक है ना। तो याद रखना पी या जो बी है, ये बी भी लिखते हैं इसी तरह लिखते हैं, तो बी को 6 भी बोलते हैं। तो पै जी, यानी याद रखना 6 होते हैं प्लोजिव साउंड्स। और 6 कौन से होते हैं, पबजी को काट दो, इस ट्रिक से आपको याद हो जाएंगे 6 के 6, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। और इसमें इस प्रकार का कोई सिंबल नहीं है जो आपको अलग से याद रखने की जरूरत है। इससे ऊपर जो जितने भी गए थे मैंने आपको बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट एक तो ये है और इसके अलावा ये है। बाकी तो देखो जो जिस प्रकार से उच्चारित हो रहे हैं उसी तरह से उसका सिंबल भी है। जिसका अलग सिंबल है उसको स्पेशली आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं फ्रिकेटिव्स देखो साथियों, पहले बात करते हैं प्लोजिव कौन सा होते हैं। प्लोजिव ऐसे साउंड होते हैं जिनका वही हम एयर को क्या करते हैं, अपने लंग्स में इसको कंप्रेस करते हैं, माउथ का कंप्लीट क्लोजर होता है, लेकिन एयर को सडन रिलीज किया जाता है। जिस प्रकार से अफ्रिकेटिव्स में हम स्लो रिलीज करते हैं, उसी प्रकार प्लोजिव में इसको सडन, जैसे पै पै बै, इसको अचानक झटके के साथ हम अपनी ध्वनि को या फिर अपने एयर को हम रिलीज कर रहे हैं। तो उसलिए याद रखना प्लोजिव जो होते हैं उसमें क्या करते हैं, हम अचानक से यानी झटके के साथ अपनी आवाज को बाहर निकालते हैं, यानी क्या होता है, सडन एयर रिलीज किया जाता है अचानक से। और फ्रिकेटिव्स क्या होता है, देखिए साथियों, इससे पहले हम जितने भी ऊपर पढ़ रहे हैं उसमें मोस्टली हमने देखा है कि माउथ क्लोज, अपना मुख होता है वो कंप्लीट क्लोजर होता है, यानी मुख पूर्ण रूप से बंद होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, मुख को पूरा बंद ना करके, जैसे आप बोलिए फै बोलोगे तो आपका जो मुख होता है वो दोनों होठ जो अपने बाइलिबियल्स होठ्स हैं वो दोनों इस प्रकार से एक नेरो यानी एक गुफा सी बना लेगा और उससे अपनी ये साउंड निकल रही है। हल्का सा मुख खुला रहता है जिससे अपनी जो साउंड होती है एयर रिलीज होती है नेरो पैसेज से, छोटे से छिद्र से अपने मुख से। मुख पूरा बंद नहीं होता इसके अंदर, जो अपने अंदर की जो अपने लंग्स के अंदर जो कंप्रेस की हुई एयर होती है उसको नेरो पैसेज के द्वारा बाहर छोड़ा जाता है। तो इसमें मुख पूरा बंद नहीं होता, यही अंतर है फ्रिकेटिव्स में, बस अन्य की तुलना में। अब फ्रिकेटिव्स को याद कैसे रखें। अब साथियों देखिए, हम 24 जो साउंड पढ़ रहे हैं आप उनको याद रखने का तरीका यही है, आप 2 अफ्रिकेटिव्स याद रख लीजिए, 3 नेजल्स याद रख लीजिए, 4 अप्रोक्सीमेंट्स याद रख लीजिए, 6 आपने प्लोजिव पढ़े। अब 9 अगर आप फ्रिकेटिव्स याद रख लेते तो आप हर तरीके से आपको 24 साउंड है वो आपको पता चल जाएगा कौन से होते हैं और उनको किस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए साथियों, लिखने की तो आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। आप जितना भी मैंने जिस प्रकार से आपको बताया उस प्रकार से लिखने की कोशिश करें। आपने जिस प्रकार से अफ्रिकेटिव में जय और जय जांच से या फिर जांच शब्द लिखा तो जय और जय को D3 से, जय को T और इसके अलावा बात करते हैं फ्रिकेटिव्स में आपको याद रखना है कौन कौन से नो होते हैं। तो ट्रिक सुनिए, देखिए एक फौज का मेजर है, उसने वादा कर रखा है कि मैं सब हम देखिए एक ट्रिक आपकी सुनिए अच्छी सी। फौज जो होती है, फौज में एक मेजर है, मेजर से याद रखना मेजर, सज्जन शब्दारण। तो ये 3 मैं आपको मेजर सबसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। एक मेजर है, उसने सबके साथ देने का वादा कर रखा है कि मेजर ने कहा है फौज सबका साथ देगी, ठीक है ना। फौज साथ है ये वादा किया है किसने, मेजर ने। फौज साथ है ये वादा किया है मेजर ने। अब याद रखना फौज से आपको याद रखना फै और जेड, फै मैंने आपको कहा जेड भी जय का साउंड देता है लेकिन एस और जेड आने पर, ठीक है ना। इसके अलावा सै 2 टाइप के होते हैं। साथ सबसे याद रखना, देखो साथ को ऐसे लिखते हैं लेकिन इसमें आपको तीनों ही याद रखने हैं। ये सिंपल सै जो ये जो सै होता है, इसके अलावा लंबा जो सै है ये अपना ये षटकोण ये वाला है, ठीक है। और थ का सबसे याद रखना, थ को थीटा से प्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से। साथ शब्द को आप 3 लेटर्स आपको 3 सिंबल्स याद रखने साथ शब्द में। फौज साथ है को हम नॉर्मल एच से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये मेजर ने क्या किया था, वादा किया था, तो वैसे याद रखना आपको। वहां पर देखिए डब्ल्यू तो हमने ऊपर यूज ले लिया था अप्रोक्सीमेट्स में, अब ये वी बचता है और दय वादा, दय शब्द को हम याद रखना डी से ना लिखकर थोड़ा सा इस प्रकार से लिख के ये लाइन खींची जाती है, दय इस प्रकार से लिखा जाता है।
तो मेजर ने, अब देखिए जो मेजर शब्द का मतलब क्या है यहाँ पे, मेजर में देखिए मेजर, प्लीजर, ये सब आ रहे ना, सज, मेजर, तो ये सज शब्द है ना, ये इस प्रकार से जो तीन लिखा है, मैंने कहा था जो सज ध्वनि है वो इस प्रकार तीन से या जेड से, हम इस प्रकार से जो शब्द लिख रहे हैं उससे प्रेजेंट की जाती है। तीन के आगे यदि विसर्ग लगा दिया जाए तो ये अर वाली ध्वनि हो जाएगी, जो बर्ड, गर्ल उसमें हमने पढ़ा था। तो ये थोड़ा सा हम आपको, एक बार आप 44 सिंबल्स को अपने पेज पर, एक कॉपी पर लिखने की कोशिश करोगे, आपको यदि सिंबल्स आते हैं साथियों, फोनेटिक्स का निचोड़ 44 स्पीच साउंड्स हैं, उनकी जो किस प्रकार से उनको लिखा जाता है, अगर ये सिंबल्स आपको अच्छे से आते हैं तो आप निश्चित रूप से दो ऑप्शन को तो ऐसे ही काट दोगे, क्योंकि वहां पर आपको जैसे जय दे रखा है तो उसमें दो तीन प्रकार के जय मिलेंगे, यह दे रखा है तो उसमें देखिए यस की साउंड है तो उसमें जय एक में ही या दो में मिलेगा। आपको सिंबल्स आते हैं तो आपकी ट्रांसक्रिप्शन 99% वहीं पर सही हो चुकी है। 1% दिक्कत आती है सिर्फ मोनोथोम्स और डिप्थोम्स को किस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है और किस प्रकार से उनका सिंबल्स के द्वारा उनको ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है। हालांकि देखिए रीट में टॉपिक हटा दिया गया था, लेकिन लास्ट टाइम भी 3 से 4% इसके आए थे। इसके कारण बहुत से लोगों की गलत भी हुई, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सिंबल्स का और साउंड का नॉलेज लिया था, किस प्रकार से उच्चारित होते हैं, वो कितने वर्गीकृत किया गया किन भागों में। लेकिन इस बार हम कोशिश करेंगे इनको अच्छे से समझे। मेरे हिसाब से आज का जो वीडियो था आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा एक बार कंप्लीट में आपको फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। फोनेटिक्स विज्ञान की ऐसी, लिंग्विस्टिक की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बात करते हैं सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स। इसमें अगर बात करें, आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, ठीक है, और आरपी होती है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। फिर हमने बात की थी कि 44 साउंड्स को हम दो भागों में बांटा है हमने, अपना वोवल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स। फिर वोवल साउंड्स होते हैं उनको दो भागों में बांटा हमने, मोनोथोम्स और डिप्थोम्स। मोनोथोम्स को भी दो भागों में बांटा हमने। अगर आप ये सारणी खुद से बना पाते हैं, ये सारणी जिस प्रकार से क्लासिफाइड की गई है, उनमें जितने नाम लिखे गए हैं, उनमें सिंबल से लिखे गए हैं, आप बिना देखे या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या मैं आपको अपने इजी साइंस टेलीग्राम चैनल पर ये आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बड़ी शानदार होगी, जहां पर लेटर्स के माध्यम से हम मोनोथोम्स और डिप्थोम्स की पहचान करेंगे। आई होप आपको ये मेरी द्वारा की गई मेहनत काफी पसंद आई है। आपको सच में लगता है इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने काफी मेहनत की है और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा साथियों तक इसको शेयर करना। आपके लाइक, शेयर और ये जो सब्सक्राइब होते हैं हमें मोटिवेट करते हैं इसी प्रकार की मेहनत करके आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर आए। तो साथियों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी फोनेटिक्स के सेकंड टॉपिक में, जहां पर मोनोथोम्स और डिप्थोम्स की ट्रिक्स की बात करेंगे। आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, जय हिंद।